नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा देश और दुनिया में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और राजधानी लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक की सबसे पहले खबर आपको बताएंगे। आज राजधानी लखनऊ में हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्ताव रखे गए। उनमें से 13 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। योगी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें 34,000 पीआरडी जवानों की सैलरी बढ़ाने के प्रपोजल पर फाइनल मुहर लग गई है और अब सीधे 34,000 पीआरडी जवानों को फायदा इसका मिलेगा। अयोध्या में डे केयर स्कूल को मंजूरी मिली है और ये डे केयर स्कूल दिव्यांगों के लिए बनाए जाएंगे। टोटल 15 प्रस्ताव रखे गए थे। इन 15 में से 13 प्रस्तावों पर कैबिनेट में मुहर लग गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश की हित की तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लिए आज कैबिनेट की बैठक थी। इस कैबिनेट की बैठक में टोटल अलग अलग विभागों के 15 प्रस्ताव रखे गए और इन 15 प्रस्तावों में से 13 प्रस्ताव जो थे वो अप्रूव्ड हो गए, उन पर मुहर लग गई और उन्हें विभागों में एग्जीक्यूट कर दिया गया। इनमें पीआरडी जवानों की जो सैलरी बढ़ाने की बात है उस पर भी मुहर लगी है। 34,000 पीआरडी के जवान हैं जिससे इनको सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा अयोध्या में डे केयर, दिव्यांगों के लिए स्कूल बन सकेंगे। ऐसे तमाम बड़े महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर आज 15 प्रस्ताव ला गए थे। उन 15 प्रस्तावों में से 13 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बड़ी खबर है आज की कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई। निकिता हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गई है। निकिता, क्या कुछ रहा आज की कैबिनेट की बैठक में? कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई? बिल्कुल शबाब, जिस तरीके से आज लगभग 11:30 बजे के करीब लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसको लेकर के इस बैठक में 15 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें 13 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर फाइनल स्टैंपिंग यानी मोहर लग गई। और ये सभी वो प्रस्ताव है जिसपे कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम की तरफ बढ़े। आपको कुछ प्रस्ताव भी मैं बता दूं कि कौन कौन से प्रस्ताव पर मोहर लगी। जनपद अयोध्या की बात करें तो उसमें 3 वर्ष से 7 वर्ष के जो आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित और मानसिक रूप से जो छात्र हैं उनके बचपन के जो डे केयर सेंटर है उसकी स्थापना के लिए तहसील सदर में जो भूमि है वो निःशुल्क दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के हस्तांतरण को इसमें मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं वित्त विभाग की तो सहकारी समितियों और साथ ही पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली के फिर से गठन यानी पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और यमुना एक्सप्रेस वे की बात करूं तो और साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे में जो क्रॉसिंग के पास NHAI द्वारा जो इंटरचेंज है उसके निर्माण को यहाँ मंजूरी मिल गई है। साथ ही जनपद हाथरस की बात करूं तो मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए जो भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल गई है। तो ये तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम ऐसे प्रपोजल्स हैं जिसमें सरकार ने मंजूरी दे दी है और किस तरीके से अब आगे काम होगा इन विभागों में ये देखना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि टोटल 15 प्रपोजल थे जिसमें 13 प्रपोजल को सरकार ने मंजूरी दे दी है। और ये सब प्रपोजल कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन फील्ड की बात करूं, शिक्षा की बात करूं और साथ ही चिकित्सा की बात करूं तो वहां पर भी बेड बढ़ाने के लिए जो भूमि आवंटन है उस पर भी यहाँ पर सरकार की मंजूरी मिल गई है। तो ये सभी प्रस्ताव हैं जिनको आज मंजूरी मिल गई है। हाथरस में मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए भूमि के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब अच्छी और भी जो चिकित्सक सेवाएं हैं वो लोगों को मिलेंगी और खास ही डिसेबल्ड का भी ध्यान रखते हुए जो डे केयर सेंटर है उसको भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब देखना ये होगा कि पर काम हो करके कितना और विकसित यानी डेवलप्ड उत्तर प्रदेश बनता है। फिलहाल ये कैबिनेट के अहम प्रस्ताव थे जिनको आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये ब्रीफिंग मीडिया के थ्रू कन्वे की है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इन सभी प्रस्तावों पर फाइनल स्टैंपिंग हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया निकिता इस खबर को तफसील से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी खबर से जुड़े हुए जो भी पहलू होंगे उन पर हम लोग बात करेंगे।
लखनऊ के बाद गोरखपुर का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता उग्र हो गए। उनकी गिरफ्तारी से नाराज सपाइयों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। साल भर के भीतर दूसरी बार ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो के निर्देश के बाद आंदोलन होगा। आपको बता दें कि ईडी ने कल विनय और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया था। लंबी चली पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम दूसरे इशूज से जुड़ा हुआ मामला था। विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे, समाजवादी पार्टी के नेता। ईडी ने इनके कई ठिकानों पर कल छापेमारी की थी। लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा समेत करीबन प्रदेश भर में 6 शहरों में इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और उसके बाद गोरखपुर से विनय शंकर तिवारी और उनके दोस्त को, उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुशील हमारे सहयोगी गोरखपुर से सीधे जुड़ गए। सुशील, अभी क्या जानकारी है? किस तरीके से विनय शंकर तिवारी से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हो रही है और सपा का क्या रुख है इस पर? सुशील, थोड़ा तकनीकी खराबी है, आप नेटवर्क में नहीं हैं, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। हम आपसे बाद में जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। खबर लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर अंसल एपीआई के ऑफिस में आज आईटी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी, छापेमारी की। दिल्ली से आई अधिकारियों की टीम ने यह छापा मारा। बिल्डर के ऑफिस से कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। टैक्स चोरी, वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। कंपनी के बैंक खातों, संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की जांच हो रही है। फिलहाल मामले पर कोई आधिकारिक बयान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नहीं किया गया है। बाकी बिल्डरों और रियल एस्टेट कंपनियों के भी, दूसरी रियल एस्टेट कंपनियों के भी हाथ पांव फूले हुए। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अंसल एपीआई बिल्डर के ऑफिस में आईटी की छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा है। दिल्ली से आई अधिकारियों की टीम ने यह छापा मारा है और बिल्डर के ऑफिस से कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। टैक्स चोरी, वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई गई है। कंपनी के बैंक खातों, संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की जांच हो रही है। फिलहाल अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कंपनी के तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। अंसल एपीआई तमाम लोगों का पैसा इन कंपनियों में लगा है। इन पर टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों की बात कही जा रही है, या आरोप इन पर लगे हैं। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए। अभिषेक, क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल, अंसल एपीआई की मुश्किलें शबाब और बढ़ती जा रही हैं। बीते दिनों मुकदमों की संख्या की बात करें तो हाफ सेंचुरी लखनऊ में ही पूरी हो चुकी है। यानी तकरीबन 50 से ज़्यादा लखनऊ में ही अलग अलग थानों में, तकरीबन 1 दर्जन थानों में लखनऊ के अलग अलग मुकदमे अंसल के धोखाधड़ी से जुड़े हुए कंप्लेनेंट्स की तरफ से दर्ज कराए गए हैं। और आज वहाँ आईटी की टीम पहुँची, यानी इनकम टैक्स की टीम पहुँची। तकरीबन आधा दर्जन अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने जाकर अंसल के दफ्तर में कागजात खंगाले और उनसे जुड़े हुए कई सारे दस्तावेज वहाँ पर मौजूद अंसल के कुछ ऑफिस बेयरर्स से पूछताछ भी की गई और कई सारे दस्तावेज और ख़ासतौर पर आईटी को, यानी इनकम टैक्स को ये जानकारी मिली कि अंसल एपीआई ग्रुप की तरफ से कई बड़े मामलों में टैक्स चोरी की गई है, जिसकी तफ्तीश करने वो लोग वहाँ पहुँचे और ये रेड की गई। जिसके बाद कई सारे दस्तावेज और साथ ही साथ कंप्यूटर की कई सारी हार्ड डिस्क को भी आईटी ने अपने कब्जे में लिया है और जल्द ही आईटी की तरफ से जो मेमोरेंडम्स दी जाती है वो सामने होगी और कई सारी जानकारियाँ सामने मिलेंगी। और अभिषेक, अभी भी ये जो जांच पड़ताल है, दस्तावेजों को जो खंगाला जा रहा था, ये अभी भी चल रही है या इसको कंप्लीट मान लिया गया है? बिल्कुल, आईटी की टीम वहाँ से रवाना हो गई है। आज
सुबह जब आईटी की टीम पहुंची तो वहां अफरा तफरी का माहौल था। अंसल के अंदर ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां पर इनका सेल्स हेड ऑफिस बना हुआ है, वहां पर अंसल की टीम पहुंची थी। छापेमारी की कार्रवाई के बाद वहां से कुछ लोगों को भी पूछताछ के बाद उनकी बाकायदा उनसे बैठकर 1 से 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई और फिर वहां से दस्तावेज लेकर आईटी की टीम रवाना हुई है। ये जानकारी मिल रही है कि अंसल के जुड़े हुए कुछ बड़े लोगों से भी पूछताछ जल्दी की जा सकती है और कुछ और ठिकानों पर भी इस तरह की छापेमारी की जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बना रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। कानपुर से खबर आपको बताएंगे। रामनवमी के मौके पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसा है। इस मामले में पुलिस ने वीडियो जारी किया है और रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी की अफवाह फैलाने के मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। फिलहाल सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं और कई लोगों को मामले में नोटिस भी दिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कानपुर से रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की अफवाह के मामले में पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है और अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जेबा हमारी सहयोगी कानपुर से जुड़ गई हैं, पूरी खबर बताएंगी। जेबा, क्या है पूरी डिटेल में जानकारी? देखिए, रामनवमी के दिन जो शोभा यात्रा निकली थी और उसमें जो पत्थरबाजी की अफवाह फैली थी, उसको लेकर जो है उसके बाद जो रामनवमी जुलूस में जो लोग शामिल थे उन लोगों ने मिश्री बाजार में जो दुकानें हैं उन पर तोड़फोड़ करी, सब कुछ किया और उसके बाद में चंदेश्वर हाथी की तरफ भी एक जो है आरोप लगाया गया था कि पत्थरबाजी की जो है घटनाएं हुई है जुलूस के ऊपर, शोभा यात्रा के ऊपर लगातार जो है वो पत्थर फेंके गए। हालांकि पुलिस ने फुटेज में जो है इसकी जांच करी है, कहीं भी पत्थरबाजी का जो है मामला नहीं सामने आया है, लेकिन मिश्री बाजार जो कोतवाली सर्किल मुंडन थाना क्षेत्र में है वहां पर दुकानों में घुसकर शोभा यात्रा के दौरान जो शोभा यात्रा में लोग सम्मिलित थे उनके तोड़फोड़ करने के वीडियो जो है वायरल हो रहा है। उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है, कानपुर कमिश्नरेट है, उसमें जो है उसने एफआईआर करी है। हालांकि एफआईआर किसी भी बीजेपी नेता या किसी पदाधिकारी स्थल के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ नहीं की गई है। जी, और अभी जेबा किस तरीके से वहां पर स्थितियां हैं? किसी भी तरीके का आपसी उन्माद तो नहीं, दो गुटों के बीच की कोई झड़प तो नहीं, ऐसी कोई खबरें तो नहीं? दरअसल जो ये रामनवमी मामला हुआ है सारा, ये जो शोभा यात्रा थी इसमें साउंड को सीमित यानी 2 साउंड अधिक बजाने से प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी और इसमें जो है हाईकोर्ट का हवाला देकर जो है प्रशासन ने कार्रवाई करी थी। उसको लेकर जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी ये मांग करी कि मस्जिदों से जो है लाउड स्पीकर जो है उतरवा दिया जाए। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने जो है मस्जिदों से लाउड स्पीकर जो है उतरवाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर जो है शहर में पूरी जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार एलआईए तंत्र जो है एक्टिव है और लगातार पुलिस गश्त कर रही है और जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर भी लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो नजर रख रहा है। जेबा, क्या गिरफ्तारी भी इसमें हुई है किसी भी तरीके की? और क्या जो सिर्फ रामनवमी के जुलूस का मामला था, सिर्फ एक समुदाय के लोग थे या इसमें दूसरे समुदाय का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है? जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें दूसरे समुदाय के लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। किस तरीके से पुलिस वहां चीजों को देख रही है? देखिए, जो रामनवमी का जुलूस था, जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसमें जो अफवाह फैली कि पत्थरबाजी करी गई और ये पत्थरबाजी मुंडन थाना क्षेत्र और इसके अलावा चंदेश्वर जो आपके बेकनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसको लेकर थी। हालांकि तो पुलिस जो है फुटेज की अभी भी जांच कर रही है। जो अब तक जो फुटेज सामने आए उसमें कहीं भी पत्थरबाजी की बात जो है वो सामने नहीं आई है, कहीं कोई भी ऐसे फुटेज नहीं मिले हैं। जबकि जो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे या बाहर के थे और अभी पुलिस इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है या किसी प्रकार की अराजकता फैला रहे थे शहर में माहौल खराब करने के लिए, उन लोगों ने जरूर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उन लोगों ने शोभा यात्रा निकालने के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ करी है और वहां से जो है सामान निकाल के सड़कों पर फेंका। इस चीज को लेकर, इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, फुटेज के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। जी, ठीक है जेबा, आप नजर बना रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर बुलंदशहर से आपको बताएंगे, जहां पर एक स्कूल में एक बच्चे को इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने अपने सिर के ऊपर शिखा रखी हुई थी। छात्र को स्कूल से प्रिंसिपल ने निकाल दिया, स्कूल से भगाने का आरोप है। प्रिंसिपल ने कहा है कि स्कूल कायदे से चलेगा, शिखा से नहीं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और परिवार का कहना है कि वो शिखा नहीं कटाएंगे। बुलंदशहर के शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज का ये मामला है।
तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पुनीत हमारे सहयोगी बुलंदशहर से सीधे जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए अगर मामले की बात करें तो ये बुलंदशहर के जहीराबाद इलाके का मामला है। जनता इंटर कॉलेज का ये बताया जा रहा है, जहां 9वीं क्लास का छात्र था और ये बताया गया कि आज वो स्कूल गया था और इसको लेकर के, क्योंकि पीछे उसके काफी बड़ी चोटी थी, जिसको लेकर के वहां के प्रधानाचार्य ने उसको स्कूल से निकाल दिया। ये कहना है लड़के के परिजनों का। वहीं प्रधानाचार्य का ये कहना है क्योंकि जो ये बड़ी चोटी थी ये अच्छी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात ये कि उनका ये कहना है, उन्होंने ये कहा था कि मैंने इसलिए स्कूल से निकाला था कि कई बार बच्चे जो लड़ते हैं और ऐसा ना हो कहीं इसकी चोटी पकड़कर जो है वो किसी को गिरा दें, यानी बच्चे इसको गिरा दें, सिर टूट जाए। हालांकि जब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तब लड़के के परिजन भी ये कह रहे हैं कि हमने जो है शिकायत कर दी है और उनके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग चोटी रखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बोल दिया जाता है कि 10 साल की चोटी है या 15 साल की चोटी है, तो इस बच्चे के जो छात्र के पिता हैं उनका ये कहना है कि 18 साल के लिए ये हमने चोटी रखी है और ये जब 18 साल का होगा तभी हम इस चोटी को कटवाएंगे, उससे पहले हम इस चोटी को नहीं कटवाएंगे। वहीं स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनका ये कहना है कि ये चोटी नुमा नहीं है और इसने बड़े बाल रख रखे हैं, जिसके चलते हम इसको कॉलेज में नहीं आने देंगे। लेकिन देखना ये होगा कि ये जांच का विषय कि अब क्या होता है। हालांकि फिर भी लड़के के जो परिजन है वो ये कह रहे हैं कि हम चोटी जो है वो नहीं कटाएंगे। जी, तो अभी फिर पुनीत कैसे बीच का रास्ता निकलेगा? पुलिस में कंप्लेन कर दी क्या परिवार वालों ने? देखिए अगर कंप्लेंट की बात करें, हालांकि अभी क्योंकि ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और प्रधानाचार्य से हमारी बात हुई लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बात करने की उनसे कोशिश की गई, फोन नहीं उठा उनका। लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो में जो दिखाई दे रहा है तो उनका साफ ये कहना है कि मेरी मंशा ऐसी नहीं है कि कोई जो जिस तरीके से चोटी का ये बताया जा रहा है, क्योंकि बच्चे आपस में कई बार लड़ जाते हैं और लड़ने को लेकर के कहीं पीछे वाली जो चोटी जो बता रहे थे कि कोई चोटी नुमा नहीं है, इस तरीके की चोटी नहीं होनी, ये कहना हम नहीं कह रहे, ये प्रधानाचार्य जी का कहना है। लेकिन लड़के के जो परिजन हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब ये जो बाल है इनको हम कटवाएंगे, यानी मुंडन जो है, क्या कहते हैं, मुंडन की जो परंपरा होती है उसके लिए ये हमने रोक कर रखे हैं। लेकिन देखना ये होगा, हालांकि लोग बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन कब सुलझता है ये अभी कहना मुश्किल है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बुलंदशहर के बाद रुख मैनपुरी का, जहां से खबर आपको बताएंगे। यहां पर अपराधियों के खिलाफ कुर्की की बड़ी कार्रवाई हुई। गैंगस्टर एक्ट में नीरज यादव की करोड़ों की संपत्ति कुर्क हुई है। पुलिस और प्रशासन ने ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी कराई है। नीरज यादव ने शिक्षक की कार से कुचलकर हत्या की थी। सपा नेता नीरज यादव की 8 संपत्तियां कुर्क हुई हैं। कुर्क हुई संपत्तियों की लगभग कीमत 2 करोड़ 36 लाख बताई जा रही है। न्यायालय के आदेश से नीरज यादव जमानत पर बाहर हैं। शहर कोतवाली इलाके के बैंक कॉलोनी देवपुरा में ये कार्रवाई हुई। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कुर्की की बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत नीरज यादव की संपत्ति कुर्क की गई है। अपराधियों के खिलाफ ये बड़ी कुर्की की कार्रवाई हुई है। करोड़ों रुपए की, करीबन 2 करोड़ 36 लाख रुपए की नीरज यादव की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। 8 संपत्तियां टोटल इनकी कुर्क हुई हैं। बाकायदा आज ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी कराई गई। सौरभ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं, नीरज यादव जो कि सपा नेता रहे हैं, उनकी आज 2 करोड़ 36 लाख की संपत्ति को कोर्ट के आदेश के द्वारा उनको कुर्क किया गया है। मैनपुरी प्रशासन द्वारा उनको ढोल और नगाड़े बजाकर इस संपत्ति को कुर्क किया गया है। नीरज यादव पर 1 साल पहले जो टीचर थे उनके कुछ कार से कुचलकर हत्या का आरोप था, जिसमें इनको जेल भी जाना पड़ा था और उसके बाद ये बेल पर छूट गए थे। फिर कोर्ट के आदेश पर आज करीब 2 करोड़ 36 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। और जिस तरीके से पूरा मामला था, हमारे दर्शकों को जरा तफसील में बताइए, क्या ये मामला था, किस मामले में ये कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 1 साल पहले एक शिक्षक की हत्या हुई थी। कार से कुचलकर वो हत्या की गई थी, जिसमें नीरज यादव जो कि सपा नेता है, कृपाल यादव के करीबी माने जाते हैं,
इनका नाम आया था और इनको इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। जेल से जमानत पे बाहर छूट के आने के बाद कोर्ट के द्वारा ये कुर्क संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की गई है, जिसमें आज मैनपुरी प्रशासन के द्वारा इनकी करीब 8 चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। ढोल नगाड़े बजाने के साथ साथ 2 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति को तो मैनपुरी प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपराधियों और उन सब पर जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है तो उस पर काम किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिए, आगे भी जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।